session, dear students, we are moving to the next section of Indian Contract Act 1872. आप सब जानते हैं कि हम अपना लॉ ऑफ एजेंसी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं एंड रिसेंटली थ्रू लास्ट सेशंस हमने स्टार्ट किया था अबाउट एजेंट्स राइट. एजेंट्स के अगर कुछ ड्यूटीज़ हैं तो उसके पास कुछ राइट्स भी हैं जिनको वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है ड्यूरिंग द टाइम अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो. And in today's session again we are going to discuss very two important rights of agents. तो एजेंट का फर्स्ट राइट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन. राइट, दिस इज इन सेक्शन 222 and the next we are going to discuss is about right to compensation due to any misconduct of principal. राइट, तो उस टाइम पे अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको कंपनसेट भी किया जाए. दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 225. सो दीज टू सेक्शंस वी आर गोइंग टू डू एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. पे योर अटेंशन डियर स्टूडेंट्स. आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले पहला राइट आज के लिए क्या रहेगा कि एजेंट के पास ये राइट है कि उसको हर उस खर्चे से जो उसने लॉफुली बियर किया है, राइट, उसके लिए प्रिंसिपल उसको इंडेमनीफाई करे. इंडेमनीफाई मीन्स अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है ड्यू टू हिज एक्ट्स जो उसने प्रिंसिपल के लिए किए थे, अपने लिए नहीं किए, और लॉफुल भी था बट स्टिल उनके चलते उसको कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़ गए या उसके ऊपर कोई फाइन लग गया, तो भैया उस फाइन या उस खर्चे का जिम्मेदार प्रिंसिपल है, एजेंट नहीं है. सो एजेंट्स राइट ये है कि वो लेटर ऑन प्रिंसिपल को कहेगा कि मुझे इंडेमनीफाई करो, मेरे सारे खर्चों को आप उठाओगे, मैं नहीं उठाऊंगा. सो राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट लॉफुल एक्ट्स. सेक्शन 222 हमें क्या बताता है दैट the employer of an agent is bound to indemnify him against the consequences of all lawful acts done by such agent in exercise of his authority conferred upon him. जो प्रिंसिपल ने एजेंट को काम दिया है करने के लिए, राइट, प्रिंसिपल ने कुछ काम तो दिया होगा ना एजेंट को करने के लिए, तो एजेंट अगर उस दायरे में रहता प्रिंसिपल का ही काम कर रहा है, लॉफुल एक्ट्स कर रहा है एंड अथॉरिटी उसको जो दी गई है उसी के रहते कर रहा है, तो अगर एजेंट को इस दायरे में रहते कुछ और एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ गया या किसी फाइन को फेस करना पड़ गया जो उसने किया भी नहीं है, तो इस केस में ड्यूटी बनेगी प्रिंसिपल की कि वो एजेंट को वो उस हर खर्चे से दूर रखे या एजेंट ने जो भी खर्चे अपने खुद से उठाए हैं उनको पूरा करके एजेंट को पे करे. राइट, सो इलस्ट्रेशन के थ्रू हम ये समझते हैं व्हाट इट इज गिवन. बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आएगा. बी एक पर्सन है, ही इज एट सिंगापुर एंड ही इज वर्किंग अंडर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ए. तो इसका मतलब यहाँ पर इस केस में ए उसका प्रिंसिपल है और बी यहाँ पर एजेंट का काम करता है. बी रह रहा है सिंगापुर में और ए जो है वो है कैलकाटा से. तो ए कोलकाता से है और बी जो सिंगापुर में रह रहा है उसको वहां पर रहते ए के सारे काम करने हैं. इतना समझ में आया. सो बी एट सिंगापुर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है सी के साथ. ठीक है, सी वहां पर कौन हुआ, थर्ड पर्सन सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू हिम, कि मुझे कुछ गुड्स चाहिए. अब क्या करता है, ए डज नॉट सेंड द गुड्स टू बी. राइट, सी के साथ बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसको कुछ सामान या गुड्स सी को पहुंचाने हैं. अब आएंगे तो ए के पास से, ए प्रिंसिपल है, जब ए बी को गुड्स पहुंचा देगा बी तभी तो सी को पहुंचाएगा. सपोज ए पहुंचाता नहीं है तो बी तो भैया फंस गया, अब सी तो आके बी की गर्दन पकड़ेगा, ला भैया मेरा सामान दे. सो यहाँ पर क्या होता है, ए के बिहाफ पे पहले तो बी ने सी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको कुछ गुड्स देंगे, लेकिन जब टाइम देने का आया तो ए ने वो सामान पहुंचाया ही नहीं. अब सी अगेन एज आई सेड सी स्यूज बी, सी आकर केस ठोक देता है किस पर, बी पर केस कर देता है कि मेरा सामान मुझे दिलवाइए, बिकॉज इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था. एंड नाउ हेयर यहाँ पर बी, अब देखिए बी को तो कोर्ट में केस भी फेस करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें चल रही है फेस करनी पड़ेगी क्योंकि गलत हुआ है सी के साथ. तो बी इस सब की जानकारी ए को देता है कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर सूट फाइल कर दिया है सी ने, एंड ए ऑथोराइजेज, ए उसको वहीं से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कोई बात नहीं तू अपने केस को लड़, डिफेंड कर अपने सूट को, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा. अब बी कोर्ट में अपना सूट लड़ता है, डिफेंड भी करता है, एंड वहां पर जब वो डिफेंड कर रहा होता है तो लास्ट में कंक्लूजन आता है, वहां की कोर्ट ये कहती है कि तुम्हें सी को सारा खर्चा देना पड़ेगा. यू आर कंपेल्ड टू पे डैमेज एंड कॉस्ट
जो भी सी को तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है ये तुम्हें पे करना है। तो अब कोर्ट में तो देखो बी के ऊपर आया ये रिजल्ट, अब बी को सी को देना है, लेकिन इनडायरेक्टली देखें तो बी तो ए से ही मांगेगा ना, क्योंकि वो उसका प्रिंसिपल है, उसी की वजह से वो सब फेस कर रहा है। सो ए इज हेयर लायबल टू बी फॉर सच डैमेजेस, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, राइट। ए को बी, ए जो है वो बी को दे और बी फिर उनको लेटर ऑन सी को दे, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको सेक्शन 222 का क्रक्स समझ में आया। एक्चुअली में ये सेक्शन क्या कह रहा है, हम इसको एक केस स्टडी से भी समझते हैं। द राइट टू इंडेमनिटी एक्सटेंड्स टू ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, राइट। जो ये इंडेमनिफिकेशन किया जाता है, एजेंट का जो खर्चा सारा बियर प्रिंसिपल को करना पड़ता है, तो वो सारे लॉसेज और एक्सपेंसेस का है। ये नहीं है कि कुछ एक आधा कर दिया, अरे एक आधा भैया तू कर ले अपनी जेब से। नो, यू हैव टू बियर ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस अगर कोई एजेंट ने फेस किया है प्रिंसिपल का बिजनेस करते हुए। अब यही एक केस लगा लीजिए इन किशन लाल वर्सेस बंसी लाल। इस केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी और बोला कि एजेंट जो है ही मस्ट हैव बीन इंडेमनिफाइड इन लॉफुल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी। बिजनेस ऑफ एजेंसी में रहते रहते अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल का कोई भी काम कर रहा है और अगर उसको उसकी वजह से कोई नुकसान बियर करना पड़ गया, तो प्रिंसिपल की ड्यूटी करनी होगी उसको उसको सारे एक्सपेंसेस पे करने की। अब इस केस में क्या था डियर स्टूडेंट्स, ए जो है पी के नाम पर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है, राइट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, वेजरिंग सट्टा लगाना वाला टाइप्स इस तरीके से। तो देखा जाए जो ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है ये होते तो लॉफुल हैं, बट ये वॉइड है। ओके, सो वेजरिंग एग्रीमेंट इज नॉट अनलॉफुल, अनलॉफुल नहीं होते बट ये वॉइड नेचर के होते हैं। तो प्रिंसिपल इस चीज का फायदा ले लेता है कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट ए ने किया है, ये तो अनलॉफुल हुआ, मैं इसको खर्चा नहीं दूंगा। बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वेजरिंग एग्रीमेंट इज नॉट अनलॉफुल, है तो ये लॉफुली, बस इसको हम वॉइड करार देते हैं। एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट अलाउड एन एजेंट, एजेंट को ये अलाउ कर दिया गया कि तुम्हें पूरा हक है, तुम अपने प्रिंसिपल से इन सब के रिकवर कर सकते जो भी तुम्हें लॉस हुआ है वेजरिंग ट्रांजैक्शन से। एंड प्रिंसिपल हैव टू बियर योर ऑल दीज एक्सपेंसेस अगर तुमने प्रिंसिपल के लिए ही काम किया है तो। Then next section that we are going to discuss dear students, it's about right to compensation due to principal negligence। अगर प्रिंसिपल और एजेंट आपस में बिजनेस कर रहे हैं और एजेंट को अगर कोई भी ऐसा नुकसान फेस करना पड़ गया, लॉस उसे हुआ, कोई इंजरी उसे हुई, ड्यू टू हुम, ड्यू टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस, प्रिंसिपल की मिसकंडक्ट की वजह से। जैसे ये ऑपोजिट है, जैसे प्रिंसिपल का था कि एजेंट की नेग्लिजेंस की वजह से अगर प्रिंसिपल को कोई खर्चा उठाना पड़ गया तो एजेंट का वो सैलरी या कमीशन काट लेगा। ऑपोजिट ऑल्सो ट्रू कि अगर ए को कोई इंजरी फेस करनी पड़ी प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से, तो प्रिंसिपल को फिर ए को कंपनसेट करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, साफ साफ दिख रहा है। सो दिस इज मेंशन इन सेक्शन 225 दैट agent has the right to demand compensation if there is any loss or injury due to principal's negligence. So let's read it in detail. The principal must make compensation to his agent. एजेंट को उसको सारी वो compensation, सारा खर्चा देना चाहिए अगर कोई भी इंजरी हुई है एजेंट को बाय प्रिंसिपल नेग्लेक्ट या वांट ऑफ स्किल। प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से या उसको जो काम ध्यान से करना चाहिए था वो नहीं किया, और अगर कोई भी लॉस एजेंट को हुआ तो एजेंट प्रिंसिपल से अपना सारा खर्चा मांगेगा। अब आप कहेंगे मैम इलस्ट्रेशन से समझाइए, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू इलस्ट्रेशन। ए है, ए बी को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है या ए एम्प्लॉयज बी, मतलब ए यहाँ पर प्रिंसिपल है इस कंडीशन में और बी उसका एजेंट है। तो ए जो है बी को अपने पास उसने नौकरी दी है क्या करने का काम, एज अ ब्रिक लेयर इन अ बिल्डिंग अ हाउस, जो हाउस को बिल्ड करेगा और उसमें वो ब्रिक लेयर का काम करेगा। अब भैया बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो बहुत ऊंची होती है, सो जब वो थोड़ा ऊपर 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 कंस्ट्रक्शन होती गई तो जब वो ऊपर जाने लगा वहां पर क्या हुआ, एजेंट को जो हार्नेस जो बांधी जाती है, स्कैफ फोल्डिंग जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर जब एजेंट को वो स्कैफ फोल्डिंग का काम बांधने का था वो प्रिंसिपल कर रहा था,
राइट. सो ही पुट्स अप स्कैप फोल्डिंग हिमसेल्फ, उसने अपने एजेंट को खुद से ही बांधी. अब लेटर ऑन जाकर क्या पता लगा कि जो स्कैप फोल्डिंग थी वो उसने अनस्किलफुली बांधी, अच्छे से टाइट नहीं करी, देखा नहीं कि प्रॉपर प्रोटेक्शन दी गई है कि नहीं. सो इस वजह से क्या हुआ, बी इज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर्ट, बी को लेटर ऑन जाकर हर्ट या इंजरी होती है जस्ट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ प्रिंसिपल. अब यहाँ पर ए की ड्यूटी बनती है, ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी. ए प्रिंसिपल है और उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने एजेंट को सारी कंपनसेशन दे क्योंकि उसकी वजह से उसको चोट या इंजरी हुई है. एंड एवरी प्रिंसिपल ओज टू हिज एजेंट अ ड्यूटी ऑफ केयर. प्रिंसिपल की हर जगह ये ड्यूटी बनती है. ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन फील्ड का था, कहीं पर भी कि वो अपनी एजेंट को कंप्लीट केयर दे, और अगर अननेसेसरी केयरलेसनेस की वजह से एजेंट को कोई भी दुख, कष्ट, तकलीफ या इंजरी होगी, then he must expose him to the unreasonable risk. Right dear students, so with this we discussed two major sections जिसमें ये बताया गया कि एजेंट की क्या क्या राइट्स होते हैं अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल. एंड with this session is going on, I think we are left with one more right of agent. With that we will complete our that session. So I hope you enjoy today's session. You can mention your views or suggestions through mail or in comment box. Keep in touch with us, keep sharing, keep enjoying.